जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। अब क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल सर पर हैं और बच्चे बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं, तो ऐसे में एक रिक्वेस्ट बच्चों की आई कि सारी संधियां तो आपने अलग-अलग समझा दी हैं, लेकिन एक बार फिर से सारी संधियों को एक साथ आप बता दें और उनके अंतर भी बता दें कि किस संधि में क्या-क्या अंतर है और कैसे हम उसको एक दूसरे से अलग करके समझ सकते हैं। तो आइए जरा एक बार फिर से आ जाते हैं संधियों की पुनरावृत्ति की तरफ। संधियों की पुनरावृत्ति मतलब उन संधियों को जो हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार फिर से उनके नियम और उदाहरणों के साथ फिर से पढ़ लेना। इन संधि को पढ़ने के बाद हम एक काम और ये करेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंतर्गत जो संधियां दी गई हैं एक बार उनकी पुनरावृत्ति भी करेंगे। तो पहले नियमों को समझ लेते हैं एक बार फिर से, फिर हम उन संधियों की पुनरावृत्ति करेंगे, फिर हम उनको भी एक बार फिर से समझ लेंगे, क्योंकि अभ्यास जितना किया जाए व्याकरण का उतना ही वो अच्छा होता है ना? तो अभी हमने सबसे पहले लिया है मणिका से संबंधित जो पुस्तक है उसकी संधियाँ, मतलब जो कोड है संस्कृत का जो कोड है 119 उसकी, उसके बाद हम लेंगे 122 वाली। लेकिन पहले आ जाते हैं 119 कोड के अंतर्गत जितनी भी संधियाँ आपके परीक्षा पत्र में आने वाली हैं, प्रश्न पत्र में आने वाली हैं, आइए ज़रा पहले उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेची। वृद्धि रेची मतलब क्या कहते हैं? कहते हैं अ या आ के सामने एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये वर्ण आने पर क्या होता है? उनको वृद्धि हो जाती है। मतलब अ या आ के सामने ए, ऐ, ओ, औ यदि आए तो इनको वृद्धि हो जाती है। कैसे हो जाती है? अब देखिए, अ या आ के सामने ए या आई आएगा तो उसको हो जाएगा अय। अ या आ के सामने ओ या औ आएगा तो उसको हो जाएगा औ, मतलब वृद्धि। ठीक। अब इसका उदाहरण समझते हैं। एक धन एकह। क में क्या है? अ, सामने आया ए तो क्या बना? एकैकः। इसी तरह से नवधन ऐश्वर्य। तो व में क्या है? अ, सामने आया ए और क्या बनेगा? नवेश्वर्यः। इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं। तदाधन एकः। क्या बन जाएगा? हम्म, तदेकः। महाधन ऐश्वर्यः। तो क्या बनेगा इसका? महेश्वर्यः। देखिए, अगर जो उत्तर पद है उसमें विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग जरूर लगाएं। लेकिन साथ ही साथ ध्यान क्या रखना है हमें? महाधन ऐश्वर्य। तो अ या आ के बाद यदि ऐ आया है तो हम महेश्वर्य इसको बनाएंगे, महा ऐश्वर्य नहीं बनाएंगे, है ना? तो जरा ध्यान से इसको समझें। महाधन ओजह तो क्या बन जाएगा? महौजह। परम धन औषधः तो परमोषधः। ठीक है। महाधन औषधि ही क्या होगा? महोषधि ही। महाधन औषधि ही महोषधि ही। ये थी हमारी क्या? वृद्धि संधि। क्या एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं जल्दी से। कहते हैं अ या आ के सामने ए, ऐ, ओ, औ आने पर उनको वृद्धि हो जाती है। परिवर्तन किसमें होता है? जो सामने वर्ण आया है उसमें। जो सामने वर्ण आया है उसमें अ या आ में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? अगली संधि है हमारी यण संधि। अब यण संधि क्या कहती है? यण संधि कहती है, इसका सूत्र है इको यणची। इको यणची मतलब इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं? ई, उ, री और ली। मतलब ये या फिर इनका जो दीर्घ स्वर होगा वो, जैसे ई, उ, री और ली ह्रस्व स्वर ही होता है ना? तो क्या हो जाएगा? ई और यहाँ पर ई, उ, री, री और लरी।
तो इनके सामने कोई भी असमान स्वर आने पर क्या होगा, उसको यण प्रत्याहार हो जाता है। मतलब ई या ई को हो जाएगा य, उ या उ को हो जाएगा व, री या री को हो जाएगा र, और लरी को हो जाएगा ल। तो ये इसमें परिवर्तन होगा। अब आते हैं इसके उदाहरण की तरफ। उदाहरण एक बार फिर से इसके समझ लेते हैं, पहले इसके नियम को। ई या ई के सामने असमान स्वर आने पर यहाँ परिवर्तन किस में होगा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा। तो ई या ई को हो जाएगा य, उ या उ के सामने असमान स्वर आने पर उसको हो जाएगा व। किसको, उ या उ को। री या री के सामने क्या होगा, री या री के सामने असमान स्वर आने पर उसको हो जाएगा र। किसको होगा, री या री को। री के सामने असमान स्वर आने पर उसको हो जाएगा ल। ठीक है। अब जरा इसके उदाहरण समझ लेते हैं। अति धन अधिकः। अब देखिए अति, यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ई। ई है ना। अब इसके सामने आया है अ। अब नियम के अनुसार ई के सामने अ आया असमान स्वर, तो उसको क्या हो जाएगा, य। अति धन अधिकः क्या बनेगा शब्द, अत्यधिकः। ठीक है। इसी तरह से इति धन आदि। इति धन आदि, जरा इसको एक बार विस्तार से समझते हैं। देखिए, इति धन आदि। ठीक है। अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि पूर्व पद के अंत में ई या ई आने पर और उसके सामने असमान स्वर आने पर ई या ई को य हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये ई है इसको हो गया हमारा य। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा शेष, यहाँ पर बचा हमारा इत और ता में हलंत, और उसके बाद क्या है हमारा है य, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है आदि। अब हम इन सबको यदि मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, हम्म, इत्यादि। इत्यादि कैसे बना, इत्यादि, इत्यादि ऐसे बना क्योंकि ता में हलंत है तो ता रहा हमारा आधा, और या के सामने हमें मिल गया आ, तो ये मिल गया हमारा या, और शब्द बना हमारा इत्यादि। ठीक है। इसी तरह से बाकी के नियम भी, बाकी की जो संधि है वो भी इसी तरह से होगी। आइए जरा देख लेते हैं। देवी धन अर्पण। हाँ, देवी, देवी के ई को क्या हो जाएगा नियम के अनुसार य, और शब्द क्या बनेगा, देव्यर्पण। देवी धन अर्पण, देव्यर्पण। इसी तरह से देवी धन आघात, तो क्या होगा, देव्याघात। ये हुआ हमारा ये उदाहरण। आइए थोड़े से और उदाहरण देखते हैं इसके, थोड़े से और वर्णों से संबंधित। क्या है, जैसे अनुधन अयः। आइए अब सबसे पहले इसकी एक बार फिर से सिद्धि समझ लेते हैं। जैसे अनु अनुधन अयः। अब देखिए नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि यदि उ या उ के सामने कोई भी भिन्न स्वर आए तो उ या उ को क्या हो जाएगा, व। तो अनु के उ को हो जाएगा हमारा व। यहाँ पर क्या शेष बचा, यहाँ शेष बचा अन। अब यहाँ पर है व और सामने क्या बचा हुआ है हमारे पास अयः। अब हम इसको मिला देंगे, व में हमारा मिला अ, तो ये हमारा वा हो गया पूरा। अब यहाँ पर क्या है, अन, व और यह। अब इसको पूरा मिलाकर लिख लेते हैं, अन्वयः। ठीक है। समझ आया कैसे हुआ। देखिए अनु धन अयः, अनु के उ को हुआ व। अब व में क्या हुआ, सामने जो अ है इससे हमारा व हो गया पूरा। क्यों, क्योंकि इसको स्वर मिल गया। अब क्योंकि उ को व हो गया था तो न रह गया हमारा आधा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अन शेष है, यहाँ पर व और यहाँ पर यह। अब इसको जब हम मिलाएंगे तो बना अन्वयः। अगर एक शब्द की सिद्धि आपको आ गई तो फिर बाकी के शब्द आप सरलता से समझ जाएंगे।
आइए बाकी के उदाहरण देख लेते हैं। सूधन आगतः, सूधन आगतः माने, अब देखिए सू के ऊ को हो गया क्या, व। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ऊ को वा हो गया तो स रह गया आधा, और शब्द क्या बना, स्वागतः। वधूधन आगमनम, वधु, वधु के ऊ को हुआ व, और उसके बाद क्या हुआ, शब्द बना वध्वागमनम। अनुधन इति ही, अनु, अनु के ऊ को हुआ व, और शब्द बनेगा अन्विति ही। पितृधन इच्छा, अब देखिए इसको फिर से समझ लेते हैं। पितृधन इच्छा, है ना। अब देखिए पितृधन इच्छा, अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि री को क्या हो जाता है, र। अब जब री को र हो गया तो यहाँ पर क्या शेष बचा हमारा, पित, और फिर है र, और फिर सामने है क्या, इच्छा। अब हम क्या करेंगे, फिर हम इसको मिला देंगे। कैसे मिला देंगे, जब त और र दोनों मिले तो क्या बना, त्र बना, और यहाँ पर क्या शेष बचा, पी। धन त्र, और धन क्या है, इच्छा, यही है ना। अब इसको पूरे को मिलाकर लिख लेते हैं। पितृच्छा, ये बना हमारा शब्द। ठीक है, अब इसी की तरह के और उदाहरण देख लेते हैं। ये हुआ पितृच्छा। मातृधन उपदेश, तो क्या बनेगा, ता को री को हुआ र, और जब र ता में मिला तो बना मातृ। अब सामने है उपदेश, उपदेश को इसमें ऐसे ही मिला दिया तो क्या बना, मातृपदेश। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यण संधि में जब परिवर्तन होता है तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में परिवर्तन होता है। जो सामने वाला पद है वो उसमें बिल्कुल इसी प्रकार मिला दिया जाता है बिना किसी परिवर्तन के। ठीक। लृधन आकृति, अब देखिए लृ, लृ के नियम के अनुसार लृ को क्या हो जाता है, ल, और सामने क्या है, आकृति ही, है ना, आकृति। अब इसमें हम क्या करेंगे, लृ धन आकृति, ये तो बहुत ही सरल है। ल में मिला आ तो बन गया ला, और फिर क्या बचा, कृति, शब्द बन गया लाकृति। ठीक, तो ये थी हमारी क्या, यण संधि। और अब चलते हैं आगे। फिर आ जाती है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि क्या कहती है, इसका सूत्र है एचो अय वायावह, मतलब कहते हैं एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार कौन सा होता है, ए अय ओ औ, ए अय ओ औ, इनके सामने जब भी कोई भी स्वर आता है, मतलब कोई भी स्वर आ सकता है, किसके सामने, ए अय ओ औ, इनके जैसा भी आ सकता है, इनसे अलग भी आ सकता है। कहते हैं कोई भी स्वर आने पर उनको क्या हो जाता है, ए को, जब कोई भी स्वर आएगा तो ए को हो जाएगा आय। आई के सामने कोई भी स्वर आया तो उसको हो गया आय। ओ के सामने कोई भी स्वर आया तो उसको हुआ अव, और औ के सामने कोई भी स्वर आया तो उसको हो गया आव। ठीक, अब इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे ने धन अनम, तो क्या बना, नयनम। कैसे बना, जरा ये समझ लेते हैं। ने धन अनम, ठीक है। नियम क्या कहता है, नियम कहता है ए के सामने कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसको क्या हो जाता है, उसको हो जाता है अय। अब यहाँ पर क्या है, न, और न के सामने क्या है, ए, है ना, तो ए को क्या हो गया हमारा अय। नियम के अनुसार ए को जो है हमारा हो गया अय। अब न रह गया हमारा आधा, उसके बाद क्या है सामने, अनम, यही है ना। अब जरा हम इसको मिला लेते हैं। ये न मिला अ से तो ये न हो गया पूरा, य भी मिला अ से तो य भी हो गया पूरा। अब सामने क्या है, नम, और हमने जब इन सारे पदों को, वर्णों को मिलाया तो क्या बना, नय नम। इस प्रकार हमारी ये संधि हुई, क्या बना, नयनम। कैसे, ने धन अनम नयनम। ठीक है, अब इसी तरह आगे समझ लेते हैं। मुने धन ए,
मुने धन ए को हुआ आय, तो क्या बना मुनये। ठीक है। गई धन अकह, आई को क्या हो जाता है नियम के अनुसार आय, तो गई के आई को हुआ आय और सामने है अक, और इसको जब मिलाया तो बना गायकह। गई धन अनह, गई के आई को हुआ आय और अनह को उसमें मिलाया तो बना शब्द हमारा गायनः। ठीक है। और अब देखते हैं आगे थोड़ा से और उदाहरण क्या है। पोधन अनह, अब देखिए पोधन अनह, पोधन अनह। अब देखिए नियम के अनुसार ओ को हो गया हमारा अव, यहाँ पर क्या शेष बचा, यहाँ पर शेष बचा प, और उसके बाद क्या है हमारा अनह। अब इसको मिलाकर लिख लेते हैं। प मिला अ से तो बन गया प पूरा, व मिला भी अ से तो ये भी बन गया पूरा, और ये न तो अपने आप में पूरा है ही। अब इसको हमने मिला दिया तो शब्द क्या बना हमारा पवनः। कैसे, एक बार फिर से समझेंगे। पोधन अनह, ओ को हुआ अव, और उसके बाद हमने क्या किया, इस सबको मिला दिया। कैसे, प जब हमारा मिला अ से तो प पूरा हुआ, व मिला अ से तो व पूरा हुआ, और नह तो ये बन गया हमारा पवनः। इसी तरह से अन्य शब्दों को देख लेते हैं। जैसे हो धन अनह, तो हो ओ को क्या हुआ अव, और क्या बना शब्द हमारा हवनः। इसी तरह से पौधन अकह, क्या होगा पौधन अकह। अब देखिए औ को नियम के अनुसार हो जाता है आव। अब यहाँ पर है प, धन आव और धन अकह। अब इस सबको मिला लिया हमने, क्या बना पा धन व धन कह, पावकः। देखिए ये जो संस्कृत होती है ना, कई बार ना मुझे इसको हल करते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मैथ्स के सम्स कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे मैथ्स में हम क्या करते हैं ना, फॉर्मूले लगाते हैं और फिर हम उसके आंसर निकालते हैं। इसी तरह से संस्कृत में भी फॉर्मूले लगाकर हम क्या करते हैं, इसके उत्तर बनाते हैं। ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि बड़ी ही सरल संधि है, बस थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं ध्यान से। बहुत सरल है, और इस पूर्व रूप संधि का आगे हमारी जो व्यंजन संधि या विसर्ग संधियां हैं उसमें भी प्रयोग होता है। समझ लेते हैं जरा कैसे। पदांत ए ओ, मतलब पदांत मतलब पद के अंत में, पहले पद के अंत में, पहला पद जो प्रथम पद जो पूर्व पद जिसको कहते हैं पहले पद के अंत में ए हो या ओ हो तो क्या होता है, और उसके सामने अ हो तो क्या हो जाता है, ए या ओ के सामने अ आने पर उसको अवग्रह हो जाता है। कैसे अवग्रह हो जाता है भाई, अब जरा इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे हरे धन अत्र, हरे ए के सामने जब अ आया तो उसको जब हमने संधि की तो क्या बन गया हरेत्र, मतलब अ को हो गया अवग्रह। इसी तरह विष्णोधन अत्र, ओ के सामने जब अ आया तो अ को हो गया अवग्रह और शब्द बना हमारा विष्णोत्र। इतनी सरल संधि। अब चलते हैं आगे देखें। पर सवर्ण संधि, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। बहुत मुश्किल तो नहीं है पर थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी है, ट्रिकी भी नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे तो थोड़े से इसके जो नियम है वो एक बार समझ में आ जाएंगे, है ना। क्या कहते हैं, कहते हैं यदि अनुस्वार से परे वर्गीय व्यंजन, मतलब कहते हैं यदि अनुस्वार, जैसे यहाँ पर है ये अनुस्वार वर्ण है ना, तो कहते हैं यदि कहीं पर भी ऐसा हो कि किसी अनुस्वार वर्ण के सामने, परे माने सामने, कोई भी वर्गीय व्यंजन हो, वर्गीय व्यंजन माने वर्ग में रहने वाला व्यंजन। कौन कौन से वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग,
तवर्ग और पवर्ग ये होते हैं वर्ग। और इनमें जितने भी व्यंजन होते हैं, यहाँ पर उन्हीं व्यंजनों के बारे में बात की जा रही है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं यदि अनुस्वार से परे वर्गीय व्यंजन हो तो अनुस्वार अथवा पांचवा वर्ण होता है। तो मतलब उसको हम क्या करते हैं? उसको अनुस्वार हो जाता है या पांचवा वर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। जैसे सह विद्यालयम गच्छति। अब देखिए यहाँ पर क्या है? म है ना। लेकिन जब हम इसका संधि लगाकर लिखेंगे, संधि बनाकर लिखेंगे, तब क्या बनेगा? सह विद्यालयम और गच्छति। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ये जो म था, इसको अनुस्वार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके सामने एक व्यंजन था। और कौन से वर्ग का था? कवर्ग का था। है ना। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि यदि या तो उसको अनुस्वार होता है या पांचवा वर्ण होता है। ये तो हुआ अनुस्वार। अब पांचवा वर्ण कैसे होगा ये भी समझ लेते हैं। सह विद्यालयं गच्छति। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सह विद्यालयं गच्छति। मतलब क्योंकि यहाँ पर ग है तो कवर्ग का पांचवा वर्ण इसको हो जाएगा। किसको? अनुस्वार को। किस अनुस्वार को? ये जो अनुस्वार है या ये जो म है, इसको क्या होगा? जो सामने वर्ण है उसी के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। सह विद्यालयं गच्छति। ये बनेगा इसका संधि युक्त शब्द। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे नियम पर। कहते हैं यदि अनुस्वार के बाद अवर्गीय वर्ण, मतलब पहले तो था भाई कोई वर्गीय वर्ण हो, ठीक है, समझ लिया। अब क्या कहता है? यदि अनुस्वार के बाद कोई अवर्गीय वर्ण हो, जैसे य से लेकर ह तक, य र ल व ह, तो अनुस्वार वैसे ही रहता है। कैसे रहता है भाई? जैसे सह चित्रम रचयति, तो क्या बन जाएगा? सह चित्रम रचयति। मतलब देखिए ये म को क्या हुआ? अनुस्वार। अब अंतर क्या हुआ? इसको समझते हैं। ऊपर क्योंकि वर्गीय व्यंजन था, तो वर्गीय व्यंजन में हमें दो छूट मिली। दो तरह के नियम हमारे सामने आए। हमने माँ को अनुस्वार बना के लिख दिया, और यदि हमारा मन हुआ हमने इसको भी मिला के लिख दिया पांचवें वर्ण के साथ में। लेकिन कहते हैं यदि अवर्गीय व्यंजन होगा तो बस अनुस्वार ही होगा, फिर हम उसको मिलाकर नहीं लिख सकते। फिर संधि बस यहीं तक सीमित रहेगी इसकी। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके तीसरे नियम पर। यदि अनुस्वार अपदांत हो, अपदांत पद, पद किसको कहते हैं? पद होता है वर्णों का समूह, मतलब शब्द। और जो शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वो पद कहलाता है। अब क्या कहते हैं? कहते हैं यदि अनुस्वार अपदांत हो, मतलब किसी पद के अंत में ना हो, एक ही वर्ण में हो, तो वर्गीय वर्ण परे होने पर उसके स्थान पर नित्य पांचवा वर्ण होता है। मतलब यदि अनुस्वार वर्ण जो है वो अपदांत है, जैसे यहाँ पर है चम, तो यहाँ पर एक ही वर्ण है, इसके ऊपर क्या है? अनुस्वार है। और फिर क्या कहते हैं कि सामने कोई वर्गीय वर्ण हो, जैसे यहाँ पर है च, ये भी वर्ग का वर्ण है, तो कहते हैं उसके स्थान पर नित्य पांचवा वर्ण होता है। मतलब निश्चित रूप से हम पांचवा वर्ण ही लिखेंगे। फिर हम उसको मर्जी नहीं है ऊपर वाले नियम की तरह से कि चाहा तो हमने उसका अनुस्वार रहने दिया और चाहा तो मिला के लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सह पालकः सह बालकः चम धन चल। अब देखिए क्योंकि सामने क्या है? च, मतलब हम यहाँ पर जब अनुस्वार को पांचवा वर्ण बनाएंगे तो कौन से वर्ग का? सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हम यहाँ पर लेंगे। तो क्या बनेगा? सह बालकः
चंचलः अस्ति। सह बालकः चंचलः अस्ति। समझ आया? एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। क्या कहते हैं? यदि अनुस्वार अपदांत हो, मतलब जैसे ये है इस प्रकार, तो वर्गीय वर्ण परे होने पर, मतलब कोई ऐसा वर्ण परे हो जो कि किसी वर्ग से संबंधित हो, जैसे च, तो च किससे संबंधित है? च वर्ग से। अब क्या कहते हैं? तो उसके स्थान पर नित्य पांचवा वर्ण होता है, निश्चित रूप से। क्या होगा? इसका पांचवा वर्ण होगा। किसका पांचवा वर्ण होगा? च वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा। तो शब्द बना चंचलः। फिर क्या है? चम धन दनम शीतलम भवति। अब देखिए इसी का दूसरा उदाहरण है। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है द किस वर्ग का है? तवर्ग का है। त थ द, मतलब तवर्ग का द है, मतलब तवर्ग आया समझ में। फिर क्या है? हमें इसका पांचवा वर्ण लेना है। क्या होगा? त थ द ध न। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर न का आगम हो जाएगा। कैसे? चंदनम शीतलम भवती। चंदनम शीतलम भवती। चंदन शीतल होता है। ठीक है? चंदनम शीतलम भवती। चंदन शीतल होता है। तो ये निश्चित रूप से क्या हुआ? यहाँ पर नित्य रूप से क्या हुआ? अनुस्वार पंचम वर्ण का आगम हो गया अनुस्वार के स्थान पर। आइए अब चलते हैं आगे अगली संधि की तरफ। अब है अगली संधि तुक आगम संधि। क्या है? तुक आगम। जब तुक आगम हुआ तो इसमें भी संधि हो गई और शब्द बन गया तुगागम। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया है क को। आगे आने वाली है तब बात कर लेंगे। फिलहाल इसको समझ लेते हैं पहले। तुगागम संधि कहते हैं ह्रस्व स्वर के परे। ह्रस्व स्वर मतलब जो छोटा स्वर होता है। छोटा मतलब जैसे अ, ई, उ, री, इस तरह के, है ना? तो कहते हैं ह्रस्व स्वर के परे छ होने पर च का आगम हो जाता है। मतलब ये पहले पद के अंत में कोई भी ह्रस्व स्वर हो और उसके सामने छ हो, तो क्या होगा? वहां पर च का आगम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे वृक्ष धन छाया। अब देखिए वृक्ष, यहाँ पर श में क्या है? अ, सामने है छ। फिर क्या हुआ? यहाँ पर च का आगम हो गया, शब्द बन गया वृक्ष छाया। इसी तरह संस्कृत धन छात्र। तो यहाँ पर त में है अ, सामने है छ, क्या बन गया? संस्कृत छात्र। बड़ा सरल सा नहीं है? बहुत सरल है। कैसे? कि जब भी आप देखें कि भाई ना तो च इधर है ना आप च इधर है, लेकिन जो ये पूर्ण पद है, जो ये समस्त पद है, इसमें है, तो इसका मतलब कौन सी संधि होगी? तुगागमी संधि होगी। इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकती है। यही नियम है। वृक्ष धन छेद, तो क्या हो जाएगा? वृक्ष छेद। च का आगम हो गया। स्वधन छंद, स्वच्छंद। ये तो मुझे लगता है सबसे सरल संधि है ना? अब चलते हैं आगे उत्व संधि। अब उत्व संधि क्या कहती है? इसका नियम है कि यदि पूर्व पद में ह्रस्व आकार तथा विसर्ग, मतलब ह्रस्व आकार हो और विसर्ग हो, और उसके सामने भी यदि ह्रस्व आकार हो, तो पूर्व पद के ह्रस्व आकार के आगे वाला जो विसर्ग होता है उसके स्थान पर उकार आदेश हो जाता है। मतलब थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, थोड़ा सरल कर लेते हैं। क्या? कि पहले पद के अंत में यदि अ हो, उसके बाद विसर्ग हो, और उसके सामने उत्तर पद में जो पहला वर्ण है वो भी अ हो, तब क्या होता है? तो जो विसर्ग है उसको उ आदेश हो जाता है। किसको? विसर्ग को उ आदेश हो जाता है। अब फिर क्या कहते हैं? कहते हैं विसर्ग को जब उ आदेश हो जाता है तो अ के सामने उ आने पर उसको ओ हो जाता है। और फिर क्या होता है? जब ओ के सामने अ आया हुआ है तो उसको ओ और अवग्रह हो जाता है। कैसे हो जाता है? जरा समझ लेते हैं उदाहरण से। जैसे कह धन अपि। अब इसको जरा विस्तार से समझते हैं। कह धन अपि।
है ना? अब देखिए कह धन अपि, तो ये हुआ हमारा उदाहरण कह धन अपि। अब क्या है, नियम हमारा कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो, है भाई कह में अ छिपा हुआ है, फिर विसर्ग हो और फिर सामने भी अ हो। तो क्या होगा, जो विसर्ग है इसको उ आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको उ आदेश। विसर्ग से पहले क्या था, हमारे अ था, सामने हुआ उ आदेश। अब इसके बाद क्या है, हमारा अ है। अब जरा ये जो एक कैलकुलेशन सामने आई है, जरा अब इसको समझ लेते हैं। क्या? अब ये कहते हैं कि जब अ के सामने उ आता है तो उसको ओ आदेश हो जाता है। यही तो कह रहे हैं ना, अ के सामने उ आने पर उसको ओ आदेश हो जाता है। ये क्यों हो जाता है भाई? अ के सामने उ आने पर उ इसको ओ आदेश क्यों हो जाता है? गुण संधि याद है ना? अ या आ के सामने उ या उ आने पर उसको ओ हो जाता है, तो यहाँ पर इसको हो जाती है गुण संधि, तो गुण संधि का नियम यहाँ लग जाता है। और क्या होता है, अ के सामने उ आने पर इसको ओ आदेश हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं ओ के सामने अब क्या आया यहाँ पर अ। अभी हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी। पूर्व रूप संधि क्या कहती है, पूर्व रूप संधि कहती है ओ के सामने अ आने पर अ को अवग्रह हो जाता है। यही तो नियम है ना? अब ये नियम कहाँ आ गया? ये 2-3 नियमों को मिलाकर एक नई संधि बना दी, उत्व संधि। क्या है इसमें? अगर हम देखें तो इसमें 2 नियम हमारे मिलते हैं। एक गुण संधि का नियम मिल जाता है और एक किसका मिल जाता है? एक पूर्व पूर्व रूप संधि का मिल जाता है। लेकिन इसमें एक विशेषता और है, क्या? कि यहाँ पर विसर्ग है, इसलिए ये उत्व संधि है। विसर्ग के कारण इसको उत्व संधि कहा गया है ना? अब इसका उदाहरण और समझ लेते हैं जरा। कह धन अपि, विसर्ग को हुआ उ को हुआ नियम के अनुसार ओ, और ओ के बाद जब अ आया तो उसको बन गया अवग्रह और शब्द बना हमारा क्या? कोपी। यही हुआ ना? अब इसी तरह से रामः धन अवदत्, तो क्या हुआ, विसर्ग को हुआ ओ और सामने क्या आया अ, तो आ को हो गया अवग्रह, शब्द बन गया रामो वदत्। रामः धन अयम, विसर्ग को हुआ उ को हुआ ओ और शब्द बना रामोयम। इतना कुछ जो आपको बताया है ये समझने के लिए बताया है। आपको यदि संधि विच्छेद करने के लिए आता है या इसका समस्त पद बनाने के लिए आता है, तब आपको ये कोई नियम, ये कोई विस्तार वहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि पहले पद के अंत में अ है, बाद में विसर्ग है और सामने भी अ है। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग को ओ हो जाएगा और सामने वाले अ को अवग्रह हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ इतना याद रखना है। ठीक है? अब इसका और उदाहरण देख लेते हैं जरा। क्या है, रामः धन अयम, तो ये बना रामोयम। अब इसका एक नियम और आ जाता है। क्या कहता है दूसरा नियम? इसका नियम कहता है कि ह्रस्व आकार के बाद हश, हश मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और ह, मतलब इनमें से कोई भी वर्ण हो। अभी तक क्या हो रहा था, ऊपर जो हमने उदाहरण देखे इनमें सामने क्या था, स्वर आ रहा था। तो क्या हो रहा था, उस स्वर को मतलब उस अ को क्या हो जा रहा था, अवग्रह हो जा रहा था। लेकिन अब दूसरा नियम हमसे क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि यदि ह्रस्व आकार के बाद हश, हश मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर ह, य, व, र, ल मतलब ह, य, र, ल, व इनमें से कोई भी वर्ण हो, तब क्या होगा, ह्रस्व आकार के विसर्ग के स्थान पर अ धन ओ मतलब ओ तो हो जाएगा, अ और उ को मिलाकर ओ तो होगा, लेकिन जो बाद वाला वर्ण है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? शिवः धन वंद्यः। अब देखिए, शिवः, शिवः धन क्या है, वंद्यः, है ना? यही है ना? शिवः धन वंद्यः। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो विसर्ग है इसको ओ तो होगा, है ना? अब यहाँ पर क्या है, शिव धन ओ।
और लेकिन जो सामने वाला वर्ण है, सामने वाला जो पद है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? शिवधन ओ हो गया, इसको हमने लिख लिया फिर से शिवो, और फिर क्या हुआ? वंद्या। फिर हम इसको इस तरह से लिखें। ठीक है, अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं। रामः धन हसति, रामो हसति। बालः धन याति, बालो याति। बुधः धन लिखति, बुधो लिखति। बालः धन रौति, बालो रौति। मतलब हमने यहाँ क्या किया? सिर्फ विसर्ग को ओ किया, सामने वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी रत्व संधि। अब रत्व संधि क्या कहती है? रत्व संधि कहती है कि यदि पूर्व पद के अंत में अ या आ को छोड़कर, उत्व संधि में क्या था? उत्व संधि में पूर्व पद में अ का होना जरूरी था, लेकिन रत्व संधि इससे क्यों अलग है? रत्व संधि कहती है कि पूर्व पद के अंत में अ या आ को छोड़कर क्या हो? अन्य स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो, तो उसके सामने क्या? अश मतलब कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर र का आदेश हो जाएगा। पहले पद के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर या व्यंजन उसके सामने आ जाए विसर्ग के, तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर र आदेश होगा। जैसे मुनि ही धन इति। अब पूर्व पद में क्या है? पूर्व पद में है ई, है ना? पूर्व पद में क्या है? ई, उसके बाद है विसर्ग और फिर सामने है ई। तो मतलब ना तो हमारे क्या है? पूर्व पद में आ है ना आ है, आ या आ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि विसर्ग को होगा र, और क्या बनेगा पद हमारा? मुनि रीति। मुनि ही धन इति, मुनि रीति, विसर्ग को हो गया र। इसी तरह से भानु धन असौ। अब देखिए भानु वो पहले पद के अंत में है उ, ना अ है ना आ है, तो विसर्ग को हो जाएगा र, और क्या बनेगा? भानु रसौ। तैहि धन आगतम, तो क्या बनेगा? तैरागतम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले पद के अंत में है आई, तो इसलिए विसर्ग को हुआ र। धेनु धन गच्छति, धेनुर गच्छति। एतैहि भक्षितम, तो क्या बना? एतैर भक्षितम। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, क्या? कि देखिए जैसे यहाँ पर क्या है? सामने है अ, तो बना भानु रसौ, मतलब रा हो गया पूरा। क्यों रा पूरा हो गया? क्योंकि रा को मिल गया स्वर, तो ये रा हो गया पूरा। लेकिन जहां पर रा के सामने स्वर नहीं है, जैसे धेनु धन गच्छति, तो वहां पर रा को रेफ हो जाएगा, मतलब रा ऊपर चला जाएगा और वर्ण क्या पद क्या बनेगा? धेनुर गच्छति। फिर हम उसको इस तरह से लिखेंगे। अगर आपने र को नीचे लिख दिया तो वो गलत कहलाएगा, गलत हो जाएगा। आपको लगेगा मैंने तो संधि सही की है, लेकिन नंबर पूरा नहीं मिलेगा। निहिधन बलह, तो निहिधन बलह विसर्ग से पहले है ई और सामने है क्या? ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग को हो जाएगा र और शब्द बनेगा निर्बलह। उसके बाद आ जाती है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि, वैसे इस संधि से संबंधित प्रश्न एक आध ही आता है, यदा कदा ही आता है, लेकिन फिर भी छोड़ तो सकते ही नहीं है ना, सिलेबस में है। और यदा कदा भी क्या पता आ ही जाए, एक भी आ गया तो एक नंबर तो है ही कम से कम पक्का। सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन एक आध आ गया तो एक आध नंबर तो दे के ही जाएगा ना, तो इसलिए इसको भी जरा समझ लेते हैं। क्या कहता है इसका एक नियम? जो इसका पहला नियम है वो क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले क्या हो? आ, और उसके बाद विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व ह हो, मतलब ये तो सारी चीजें आ गई। कोई भी स्वर आ गया, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गया, या फिर य र ल व ह आ गया। तो कहते हैं इनमें से कोई भी वर्ण हो,
तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब कुछ नहीं करना है, बस विसर्ग का लोप हटा मतलब विसर्ग को हटाकर उसको दोबारा से लिख देना है शब्दों को। जैसे देवाहा जयंती। अब देखिए देवाहा विसर्ग से पहले क्या है नियम के अनुसार, और उसके बाद है हमारा ज मतलब किसी वर्ग का तीसरा वर्ण च छ ज। तो क्या होगा, हमने जब इसका समस्त पद बनाया या जब हमने इसकी संधि की पदों में, तो शब्द बन गया देवा जयंती। हो गई संधि, विसर्ग हटा के वापस से हमने इसको ठीक तरह से ऐसे लिख दिया, छात्राः नमन्ति, छात्रा नमन्ति। अब इसका दूसरा नियम समझ लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, कहते हैं यदि विसर्ग से पहले अ हो, ऊपर क्या था आ हो, यहाँ पर क्या कहते हैं अ हो, और विसर्ग के बाद अ से भिन्न कोई वर्ण हो, मतलब विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ से भिन्न कोई वर्ण, मतलब कहते हैं अ से अलग कोई भी वर्ण हो सकता है वो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब विसर्ग से पहले अ हो लेकिन विसर्ग के बाद में अ ना हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे, जैसे कृष्ण धन एति, विसर्ग से पहले है अ, सामने है ए, तो क्या हो जाएगा कृष्ण एति, बस विसर्ग हटाया वापस से हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, न विसर्ग से पहले है अ, मतलब न में छिपा हुआ है, सामने है उ, तो क्या हुआ अर्जुन उवाच, हो गया। अब इसका आता है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, कहते हैं यदि सह और एषः ये दोनों शब्द विशेष रूप से दिए गए हैं, क्या कहते हैं यदि सह और एषः के पश्चात अ को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन हो, मतलब सह और एषः इनके बाद में इनके सामने अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन आ जाए, तो क्या होगा सह और एषः में स्थित जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। मतलब सह के और एषः इन दोनों के विसर्ग का लोप हो जाता है यदि अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन इनके सामने आता है। जैसे एषः विष्णु, तो एष विष्णु, सह शंभु, स शंभु। बस नियम याद होना चाहिए, वरना इस संधि में ऐसा कुछ है नहीं, सरल ही है, बस नियमों को लेकिन ध्यान से पढ़ना है। अब आते हैं सत्व संधि की तरफ। सत्व संधि क्या कहती है, सरल है, बस ध्यान से समझना है। क्या कहती है, कहती है विसर्ग हो, पहले पद के अंत में विसर्ग हो और फिर च छ य श इनमें से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग को श हो जाता है। कैसे, निहिधन चल। अब देखो निहिधन चल, तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा विसर्ग और उसके बाद क्या है आया है च, तो विसर्ग के बाद आया क्योंकि च, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, विसर्ग को हो जाएगा श और शब्द बनेगा निश्चल। अगर यहाँ विसर्ग है तो यहाँ भी हम विसर्ग लगा, तो निहिधन चलः निश्चलः। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। रामः धन शेते, तो यहाँ पर क्या है विसर्ग और विसर्ग के सामने है श, है ना। अब नियम क्या कहता है, विसर्ग के सामने श आने पर उसको क्या हो जाता है, उसको श हो जाता है, तो क्या बना रामश्येते। ठीक, सरल है। दूसरा नियम क्या कहता है, कहते हैं विसर्ग के सामने ट ठ या श, षटकोण वाला श आने पर विसर्ग को भी क्या हो जाता है, श हो जाता है। इसका उच्चारण कैसे होता है, श। तो क्या होता है रामः धन टीकते। अब रामः विसर्ग के सामने आया ट, तो क्या हो जाएगा, इस विसर्ग को क्या होगा, श हो जाएगा, रामश टीकते। रामः धन षष्ठः, तो क्या हो जाएगा रामषष्ठः। जब ये वाला यदि यदि ये वाला पद आ जाए ना संधि करने के लिए, तो ये मत सोचना इतने सारे श एक दो तीन एक साथ आ गए हैं, आ रहे हैं नियम के अनुसार, तो सही तरह से लिख कर आना। तीसरा नियम कहता है क्या, विसर्ग के सामने त थ या स आने पर विसर्ग को भी क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे विष्णु धन त्राता, मतलब विष्णु यहाँ पर क्या है विसर्ग के सामने आया त, तो इसके नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, विसर्ग को भी हो जाएगा स और शब्द बना विष्णुस्त्राता।
निधन संदेह, तो विसर्ग के सामने आया स और नियम के अनुसार इसको हो गया स, तो शब्द बना निस्संदेह। ठीक है। और अब चलते हैं आगे। क्या कहती है? आगे आती है हमारी जशत्व संधि। जशत्व संधि क्या कहती है? जशत्व संधि, जशत्व संधि कहती है कि व्यंजन वर्गों के प्रथम वर्ण के सामने, मतलब व्यंजन वर्गों के, व्यंजन वर्ग कौन कौन से होते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये होते हैं व्यंजन वर्ग। अब क्या कहते हैं? कहते हैं व्यंजन वर्गों के प्रथम वर्ण के सामने, उन सारे वर्गों का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, उनके सामने कोई भी स्वर आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या फिर य र ल व ह आ जाए, तब क्या होता है? उस प्रथम वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण कौन सा? मतलब देखिए, अगर अगर च है तो उसको ज हो जाएगा, प है तो उसको ब हो जाएगा, क है तो उसको ग हो जाएगा, ट है तो उसको ड हो जाएगा और त है तो उसको द हो जाएगा। ये है इसका नियम। एक बार फिर से समझते हैं जरा ध्यान से। क्या कहते हैं? कहते हैं व्यंजन वर्गों के प्रथम वर्ण के सामने, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी वर्ग का, मतलब पहले कोई स्वर आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या फिर य र ल व ह आ जाए, तो क्या होगा? वो जो प्रथम वर्ण है उसको अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। क्या? वाग्धन ईशः। अब देखिए, वाग्धन ईशः प्रथम वर्ण है क, अब इसको अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा ग, तो क्या बनेगा? वागीशः। जगत धन ईशः, त को हो गया द, तो क्या बना? जगदीशः। षट धन आननः, षट ट को हो गया ड, तो क्या बना? षडाननः। दिक धन अंबरः, क को फिर से हो गया ग, तो क्या बना? दिगंबरः। अच धन अंतः, च को क्या हुआ? ज और बना अजंतः। षट धन दर्शनम, तो क्या हुआ? ट को बन जाएगा ड और बन जाएगा षड दर्शनम। दिक धन गजह, दिक इसको हुआ ग, है ना? क को हो गया ग, है ना? तो क्या बन जाएगा? क को हो गया ग, तो क्या बन जाएगा? दिग्गजः। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर सामने स्वर है तो वो जो बना है वर्ण, वो क्या होगा? वो पूरा आ जाएगा सामने, स्वर उसमें मिल जाएगा, वो उस वाले वर्ण को पूरा कर देगा। लेकिन अगर सामने व्यंजन है तो जो वर्ण परिवर्तित हुआ है उसके नीचे हलंत लगाकर लिखेंगे। उसको हम क्या करेंगे? हम नीचे हलंत लगाएंगे और फिर उसको पूर्ण पद में लिखेंगे, पूरे शब्द में हम लिखेंगे। देखिए, जैसे षड दर्शनम दिग्गजः। ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा संस्कृत मणिका जिन विद्यालयों में लगी हुई है, उन, मतलब जिन बच्चों का संस्कृत कोड 119 है, उनके कोर्स में, उनके परीक्षा में, उनके प्रश्न पत्र में जो भी संधियां आ रही हैं, आज हमने उनकी पुनरावृत्ति की। उन सारे नियमों को पढ़ा, उनकी बारीकियों को समझा, उदाहरणों के द्वारा उनको हमने स्पष्ट किया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।